हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये फोर्थ डायनेस्टी थी, है ना? कौन सी डायनेस्टी थी? फोर्थ। इसमें टोटल 6 शासकों ने शासन किया है। इसमें कुल 6 शासकों का शासन रहा है। नंबर 1 महाराजा शिशुनाग। महाराजा शिशुनाग। महाराजा शिशुनाग 412 से लेकर के 395, 395, 412, 395। अब इसमें कंफ्यूजन है, कुछ 400 से लिख रहे हैं, कुछ 400 उससे लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? उसको साइड कर दो, और इसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो फिर वो ये है कि डिलीट होगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है महाराजा शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। काला अशोक नहीं, कालाशोक। हाँ, कालाशोक। अब इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसका शासन जो है ना वो 395 से लेकर के 377 तक था, और कुछ जगह लिखा हुआ है, मैक्सिमम जगह पे 397 से लेकर के 366 था। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि जैन टेक्स्ट में कुछ अलग लिखा हुआ है और पुराणों में कुछ अलग लिखा हुआ है। इसकी इंफॉर्मेशन हमको पुराणों से मिलती है। कहां से मिलती है? पुराणों से। ठीक है। तो पुराणों में कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है, इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसलिए आप थोड़ा सा इसके ईयर को ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर कि कंफ्यूजन वाला है ये। ठीक है। कहां से कहां तक है? 395 से 377 या 366, है ना? हाँ, लिख लो। हाँ, दोनों लिख लो, और ब्रैकेट में लिख लो संदेहजनक स्थिति है ना? बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा यहाँ पे। फिर कालाशोक का बेटा था क्षेमधर्मन। हाँ, क्षेमधर्मन। फिर उसका बेटा, नहीं, ये तो लिखने भी नहीं है। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इनने क्या किया क्या नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये है, और ये भी बेटे थे इसके कि नहीं थे ये भी कंफर्म नहीं। हाँ, क्षेमधर्मन। उसके बाद है छत्रोजस। उसके बाद संभवता ये राजा बना था, छत्रोजस। इसके बाद बने थे महाराजा नंदीवर्धन। हाँ, महाराजा नंदीवर्धन। इसके बाद बने थे महाराजा महानंदी। महानंदी कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक कंफ्यूजन और है कि महाराजा नंदीवर्धन और महानंदी एक ही आदमी था। ठीक है। तो कुछ धार्मिक टेक्स्ट बताते अलग अलग है और कुछ बताते एक ही है, पर यह भी कंफर्म नहीं है कि एक ही है कि नहीं है। अच्छा देखो, क्यों नहीं है ऐसा कंफर्म? क्योंकि यहां इनका क्रमबद्ध हमको कहीं पर भी वर्णन नहीं मिला है। क्या हुआ है, कहां पर वर्णन मिला है? जैसे पुराण पढ़ रहे हैं, तो पुराणों को पढ़ते समय कोई सामाजिक कथा हो, तो सामाजिक कथा के दौरान किसी महाराज का नाम आ गया, तो हम अंदाजा लगा लेते कि अच्छा इस समय पे ये महाराजा रहा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब महाराज शब्द जो है वो सामान्य तौर पर ब्राह्मणों के लिए भी यूज किया जाता था, और जो भी आज भी आप देखो बिहार में और यूपी में देखो तो एक दूसरे को संबोधित करने के लिए महाराज शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अरे खाइए ना महाराज, बोलते हैं ना, है? आइए ना जी हमरा बिहार में, लीजिए ना, बोलते ना। तो महाराज शब्द का प्रयोग यूं भी किया जाता है। अब अगर वो सामाजिक वार्तालाप में किसी के लिए महाराज शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी उत्तर प्रदेश में भी महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब
अगर मैं भी गांव में गुजर जाऊं ना तो 2 4 5 10 लोग बोले, महाराज महाराज पाला के महाराज, ठीक है, तो उस शब्द का प्रयोग होता है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये राजा के लिए शब्द का यूज हो रहा है कि नॉर्मली हो रहा है? ठीक है, इस वजह से ये थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो ये है नंदी, महानंदी जहां पर लिखा हुआ है वहां पे तीर लगा करके लिखेंगे। इसका राज्य इसके नाजायज बेटे, महानंदी में तीर लगा करके, इसका राज्य इसके नाजायज बेटे महापद्मनंद के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। His kingdom conquered by his illegal son महापद्मनंद। पद्मानंद या पद्मनंद जो भी है, हाँ महापद्मानंदी है, वो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं शिशुनाग वंश पर। तो पहला राजा कौन है? महाराजा शिशुनाग। ठीक है, चाइल्ड स्नेक शिशुनाग। ठीक है, महाराजा शिशुनाग लिखेंगे। महावंश की कथा के अनुसार, महावंश क्या है? एक टेक्स्ट है, एक लिटरेचर बुक है। महावंश की कथा के अनुसार शिशुनाग का जन्म लिच्छवी के राजा तथा किसी वैश्य से हुआ था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ महावंश, Shishunag was born by king of Lichvi and his mistress बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मिस्ट्रेस। वो हिंदी में थोड़ा सा गलत शब्द होता है, वो है ना, उसकी प्रेमिका लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा, ना। किसी वैश्या की संतान था ये, ऐसा महावंश बताता है। ठीक है, कौन सा वंश बताता है? महावंश नाम का लिटरेचर टेक्स्ट बताता है। देखेंगे, परंतु पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय कुल का था। अकॉर्डिंग टू पुराना, ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वंश। इसने बंगाल से लेकर मालवा तक के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। ही कॉन्क्योर अ लार्ज टेरेस्ट्रियल एरिया फ्रॉम बंगाल टू मालवा, फ्रॉम बंगाल टू मालवा। ठीक है, क्या कर लिया इसने? एक विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसने सबसे पहले अवंती राज्य को मगध में मिलाया। He conquered Avanti and merged it into Magad for the very first time.
he conquer Avanti and merge it into Magad for the very first time. इसी के समय में वत्स को भी मगध में मिला लिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था 4 जगह थी, अवंती, कौशल, वत्स और मगध। इन चारों के बीच में ही संघर्ष हो रहा था। मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो इन 4 के बीच में ही था ना, ठीक है। तो इसने अवंती को मिला लिया, काय को मिला लिया और वत्स को मिला लिया, और कौशल के साथ में तो इसके पहले वाले ही ब्याह करके बैठे हुए हैं, कौशला देवी। समझ में आ रही बात की नहीं रही? तो कौशल भी मिल गया, ये भी मिल गया, और अवंती भी मिल गया। अवंती के साथ में बिंबिसार ने तो दोस्ती की थी, अपने राजवैद्य को भेज दिया था चंड प्रद्योत का पीलिया ठीक करने के लिए, है ना। अच्छा, एक और बात है, इस समय पर अभी तक अवंती और इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। केवल हमको इतना पता है कि मध्य भारत में एक बड़ा साम्राज्य है जिसका नाम है मालवा। क्या नाम है? मालवा। और इस मालवा की 2 कैपिटल है, एक है अवंती और एक है महिष्मती, ठीक है। कौन सा? महिष्मती। और ये मालवा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उत्तरी मालवा और दक्षिणी मालवा। उत्तरी मालवा की राजधानी अवंती और दक्षिणी मालवा की राजधानी महिष्मती। महिष्मती कौन है? महिष्मती आज का महेश्वर है। क्या है? महेश्वर, ठीक है। और अवंती आज की उज्जैन, है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी विवाद था। भृगु है वंश विवाद, ठीक है। वो अभी हम लोग आएंगे, भृगु है वंश जहां पर जो है आएगा, तो उनके बीच में भी विवाद रहेगा, आपस में भी लड़ रहे हैं, इधर उधर भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तब तक भाई, जब तक अशोक जो है वो अवंती का गवर्नर बनेगा, अशोक, और कूट काट देगा सबको, इधर दाएं बाएं वालों को, सबको ही, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें चलेंगी, है ना। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने किसको राजधानी बनाया अपनी? वैशाली को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अवंती कैप्चर कर ली, वत्स यानी कि इलाहाबाद वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया, तो ट्रेड करने के लिए इसके पास टेरेस्ट्रियल एरिया ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे बताओ, ये क्या पूरे भारत में ट्रेड कर पा रहा होगा? हाँ, कर पा रहा होगा, क्योंकि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बुरहानपुर, खान देश जिसको हम लोग मध्यकाल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खान देश, है ना। बुरहानपुर जिसको हम लोग बोलेंगे, वो जगह भी तो इसी राज्य में आ रही है, अवंती में। तो दक्षिण भारत के लिए भी रूट मिल गया और पश्चिमी भारत के लिए भी रूट मिल गया इसको, क्योंकि गुजरात का जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वो भी इसके अंडर में आ जाएगा। तो इसके पास जो सी ट्रेड है वो भी ये कर पाएगा। कौन? मगध। तो मगध जब कॉन्क्योर कर लेता है वत्स को और अवंती को, तो उसके पास ट्रेड करने के लिए ज्यादा एरिया हो जाता है, और वो इधर जो वेस्ट साइड में जो देश है उनके साथ में भी ट्रेड कर पाएगा। तो इस वजह से उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो मगध अब और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएगा। अरे वो लकड़ी जितनी हो रही है उसके यहाँ, वो लकड़ी बेचेगा ना तो भी बहुत अमीर बन जाएगा ना। टिम्बर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। आपको पता ही है, देखो अल्लू अर्जुन जो है वो केवल लकड़ी बेच बेच के ही तो झुकेगा नहीं। देखा क्या? लाल चंदन, वीरप्पन का नाम सुना है? वीरप्पन सत्यमंगलम के जंगलों में हाथी दांत की सबसे बड़ी तस्करी और लाल चंदन की सबसे बड़ी तस्करी करने वाला आदमी जो है वो वीरप्पन था। वीरप्पन मतलब वीरप्पन वो आदमी था जो बड़े बड़े अभिनेता जो है ना उनको भी किडनैप कर लेता था, और कोई कुछ बोल नहीं पाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बोलने। अब क्या बड़ी बड़ी मूछें उसकी रखी हुई,
भयंकर, गलमुच्छ थी उसके पास, मुझ भी नहीं, गलमुच्छ बोलते उसको, इतनी बड़ी बड़ी मूछें इधर साइड इधर साइड। मतलब आप सोचिए उसके लिए 2-4 एसपीओ को अपॉइंट करना पड़ा था कि तुम केवल इसका ही मैटर देखो, कितनी बड़ी चीज थी वो, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, जितने भी अपराधी लोग हैं इनके लिए सूचना तकनीक जो है ना वो इनका काल बन के आई, ये सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? पहले क्या होता था, मुखबरी होती थी, जब तक आप लेटर लिख के या साइकिल चला चला के थाने पहुंचोगे कि साहब फलानी जगह पे देखा है, तब तक वो फलानी जगह से ढिमकानी जगह पहुंच जाता था। और अब कैसा होता है, वो आदमी बाथरूम में गया, इधर अपने फोन, सब बाथरूम में घुसा हुआ है, बाहर से कुंडी लगा दी, जल्दी आ जाओ। तो वो आ गए, पाए 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 करते हुए, इधर इन्हें कुंडी लगाई दी, वो घेर लिया चारों तरफ, वो घेर घार के मार दिया उसको। होता ही है कि नहीं होता है? तो सूचना तकनीक ने जितने भी दस्यु थे, दस्युओं की समस्याओं को समाप्त करने का काम जो है ना वो सूचना तकनीक ने किया। आप देखो जब से मोबाइल का प्रचलन हुआ है तब से सारे डकैत गायब हो गए, धीरे धीरे हो गया कि नहीं हो गए? अब सारे डकैत संसद में हैं, है ना? कहते वो पान सिंह तोमर बोलता है ना, नहीं डकैत नहीं है, बागी है बागी, डकैत तो संसद में होवत है। चलिए क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ लिख लेंगे 395 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन 395 BC लिख लेना है ना, AD ना समझ लें। कौन? साउथ में संगम काल चल रहा है बेटा, चेदी चेर पंड, हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना? चेदी चोल पंड, है ना? चेदी चेर चोल पंड यही सब आएंगे इसमें, है ना? इनको पढ़ने में झंड जैसी फीलिंग आती है, इनके नाम बहुत कठिन है भाई साहब, आप बिल्कुल अतो रोल पुलता द पुलते, ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके के नाम याद रखने, क्योंकि वो शुद्ध संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको पता है कृष्ण यजुर्वेद का प्रयोग हो रहा है दक्षिण में, कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। इसलिए साउथ का प्रोनाउंसिएशन और यहाँ के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है ना? आप साउथ के किसी व्यक्ति को हिंदी बोलते हुए देखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अलग दिखाई देगा, उनकी इंग्लिश में भी आपको प्रोनाउंसिएशन अलग दिखाई देगा, है ना? वॉट, भाट, भाट ऊपर वाला बोलता है भाट, वॉट कोई भाट बोल रहा है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है काला शोक, है ना? ब्लैक सॉरो, लिख मत लेना, काला शोक। काला शोक 394 टू क्या लिखेंगे? हाँ 395 टू 377/366 BC। लिख लो। दिव्य वदान नामक धार्मिक ग्रंथ और पुराणों में इसका नाम काकवर्ण बताया गया है, ठीक है? दिव्य वदान नामक धर्म ग्रंथ और पुराणों में इसका नाम काकवदान बताया गया है। वदान, ही इज डिस्क्राइब्ड एज काकवर्ण, काकवर्ण, काक मतलब कौआ के जैसे कलर वाला, हाँ काकवर्ण इन दिव्य वदान एंड पुराण, दिव्य वदान एंड पुराण, ठीक है? इसने वैशाली की जगह पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यही बाप बेटे मिलके यही सब कर रहे हैं, उधर चलो न फिर इधर चलो। इसने वैशाली की जगह पुनः किसे राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये अपनी सुविधा के लिए करते थे। पाटलिपुत्र को राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो मगध के सेंटर में था। अब जब मैं राजा हूं तब मगध इतना सही है तो यहां पे सेंटर, तुम राजा बने तो तुमने ऐसा कर लिया पाटलिपुत्र को,
तो अब सेंटर इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो वो अपनी सुविधा के लिए बनाते थे। कई बार ऐसा होता था कि पाटलिपुत्र की कंडीशंस नहीं जम रही उसको, तो वो पहाड़ों पे जाना चाहता है, उधर बना लिया उसने। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे इसमें। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पे हुई थी ना? वैशाली में ही हुई थी। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कौन सी ईयर में हुई थी सेकंड बौद्ध काउंसिल? लिख लो, सेकंड बौद्ध काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कालाशोक। हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कालाशोक। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कालाशोक, विच इज हेडेड बाई सावाकामी। इसका अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। हाँ, सावाकामी। है ना, जिसका अध्यक्ष सावाकामी था। इसी समय में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। एक भाग स्थाविर कहलाया और दूसरा भाग महासंघिका कहलाया। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, divided into two parts. First one is स्थाविर, 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 and second one is महासंघिका। जहां पे स्थाविर लिखा है, जहां पे स्थाविर लिखा है उसके नीचे तीर बना के लिख लो, द वन हु फॉलोड ट्रेडिशनल रूल्स। स्थाविर और महासंघिका, संघिका। द वन हु फॉलोड ट्रेडिशनल रूल्स का, हेलो, द वन हु फॉलोड क्या? ट्रेडिशनल रूल्स। तो बताओ दूसरे वाले में क्या लिखोगे? द वन हु फॉलोड न्यू रूल्स या द वन हु अडॉप्ट न्यू रूल्स। मतलब जो स्थाविर थे वो परंपरागत नियमों का पालन करते थे और महासंघिका के जो लोग थे वो नए नियमों को बौद्ध धर्म में शामिल करना चाहते थे। है ना, जो नए नियमों को शामिल करना चाह रहे हैं वो कौन है? हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम लोग?
स्थाविर और महासंघिका, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है हाँ सर, हेलो यार, एक तो फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ सर, हाँ सर, नहीं क्लास ऑनलाइन नहीं हो रही है, क्लास ऑफलाइन हो रही है, ले ही रहा हूँ ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेट नहीं चल रहा अभी। हाँ हाँ, तो रिकॉर्ड करके डालता हूँ, है ना। हाँ ठीक, हाँ करी थी, आप आ जाओ, बात बताता हूँ, अभी क्लास में हूँ सर। हाँ 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 भाई, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, स्थाविर और महासंघ लिखेंगे। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काक वर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र रिटन बाई बाण भट्ट। देखो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप देखोगे इस एक लाइन में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम बताएं, हर्ष चरित्र। दूसरा क्वेश्चन ये है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट। तीसरा क्वेश्चन ये है कि काक वर्ण किस निम्नलिखित किस एक शासक को काक वर्ण भी कहा जाता है? कालाशोक। अच्छा, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार इसे काक वर्ण कहा जाता है? पुराणों के अनुसार और दिव्य वदान। ठीक है, क्या बोला जाता है? दिव्य वदान। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्री के? अच्छा, काकवर्ण या कालाशोक की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने? महापद्मानंद नाम के एक व्यक्ति ने, महापद्मानंद नाम के एक व्यक्ति ने जब ये राज्य में घूम रहा था तो इसके गले में चाकू मार दिया। चाकू मारा तो बेचारे की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या लिखवाया मैंने? अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र रिटन बाई बाण भट्ट, काकवर्ण डाइड, या ऐसा लिखेंगे काकवर्ण किल्ड बाई महापद्मानंद ड्यूरिंग सिटी टूर। ठीक है, इसकी हत्या कैसे हुई? चाकू मार दिया। किसने मार दिया? महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है उसने चाकू मारा, मेरे हिसाब से चाकू ने इसने छुरा मारा होगा, उस तरह मारा होगा, उस तरह, क्योंकि ये महापद्मानंद जो है ना वो पेशे से नाई है। क्या है ये? नाई। अब नाई मारेगा तो क्या मारेगा बताओ? यह हो सकता है कि देखो भाई मजाक की बात है कि हमारे जो कालाशोक जी जो हैं वो सकता है दाढ़ी बनवाने गए होंगे और दाढ़ी बनवाते बनवाते थोड़ा बहुत कट लग गया हो तो डर गया होगा ये कि अब ये तो मार ही डालेगा, तो फिर उसने, ठीक है, तो कालाशोक की हत्या किसने की? काकवर्ण तो कालाशोक का ही नाम है। महापद्मानंद। किसने की? महापद्मानंद। अब देखो भाई, एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश नाम का। कौन सा है? महाबोधि वंश नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है ना,
अकॉर्डिंग टू महाबोधि वंश, बोधि वंश, हाँ, कालाशोक हैव 10 सन, दे गिव हिम 10 सन, है ना। कितने पुत्र थे इसके? 10 पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो डाउटफुल, संदेहजनक है। ठीक है, अब जो ग्रंथ मिलता है, इस ग्रंथ में मतलब पुत्रों का कोई विवरण नहीं मिलता कहीं से कहीं तक। तो एक जगह जरूर ये बात मिलती है कि इसके जो 10 पुत्र थे उन्होंने मिलकर के 22 बरस तक शासन किया। कितने बरस तक? 22 बरस तक। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था महानंदन। ठीक है, लिख लेंगे। हिज 10 सन रूल 22 ईयर and Mahanandan was the last successor of शिशुनाग डायनेस्टी। महानंदन लिखा था ना अभी हमने, छठे नंबर पे महानंदन लिखा था ना, हाँ वही है। महानंदन या महानंदी was the last successor of शिशुनाग डायनेस्टी। है ना, महानंदन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या भी महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने ही की थी। वो महापद्मानंद, वही नाई, सबको यही निपटा दिया है ना। शिशु, हाँ इसकी लिखेंगे। महानंदी was also killed by महापद्मानंद नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, इसको तो षड्यंत्र रच के मारा। किसने मार दिया? एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट नंदा डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड। ठीक है, तो कौन सा, इसके तुरंत बाद कौन से वंश की स्थापना हो गई? नंद वंश की। और नंद वंश का पहला शासक महापद्मानंद, वही जो 2 लोगों का हत्यारा है। इसने कालाशोक को कूटा, फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे उनको भी कूटा। तो लिख लो नंद वंश। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है नंद वंश। नहीं, 10 को नहीं मारा था, आखिरी वाले को मारा था। वो तो सब 1-1, 2-2 महीने में खुद ही मर गए। इतने काबिल होते अगर तो काय के लिए दिक्कत होती। ठीक है, देखेंगे नंदवंश में पहला क्या है? महापद्मानंद। महापद्मानंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। हाँ, इसका टाइम पीरियड है ना 344 से लेकर के 324, 20 बरस तक। बाली उमर को सलाम। 324। ठीक है, यह नंद वंश का संस्थापक था। यह भारत का पहला शूद्र सम्राट था। जाति का क्या था? ये शूद्र। यह भारत का पहला शूद्र सम्राट था। पुराणों में इसका एक नाम उग्रसेन भी मिलता है ना। He was also described as उग्रसेन in पुराण। पुराणों में इसको एक और नाम से संबोधित किया जाता है। क्या नाम है? He also described as उग्रसेन। ठीक है, इन पुराण।
अब देखो एक उग्रसेन और है, कृष्ण के नाना का नाम था उग्रसेन। कृष्ण भगवान जो थे ना, उनके नाना का नाम क्या था? उग्रसेन। कंस के पप्पा का नाम क्या था? महाराज उग्रसेन। इतने टेंशन में क्यों, मैं बता रहा हूं, था यही था, ठीक है, उग्रसेन, है ना। तो इसका नाम उग्रसेन भी मिलता है। ये पहला ऐसा सम्राट है जिसने सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था की शुरुआत की, सेंट्रलाइज रूल एस्टैब्लिश किया, ठीक है, लिख लो। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज गवर्निंग सिस्टम। यह पहला ऐसा शासक है जिसने केंद्रीय प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की। तो बताओ, सेंट्रलाइज गवर्निंग सिस्टम का फादर कौन है? महापद्मानंद, ठीक है। यह पहला ऐसा शासक है जिसने क्या किया था? इसका एक नाम सर्वछत्रांतक भी है, सर्वछत्रांतक। His another name was सर्वछत्रांतक, which means destroyer of the क्षत्रिय। सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक, इसका एक नाम क्या है? सर्वछत्रांतक है ना, which means डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय। क्षत्रिय नॉट एनिमी, क्षत्रियों का नाश करता था केवल, ये ब्राह्मणों को नहीं मारता था, बाकी किसी को, क्षत्रियों को मारता था। इसीलिए तो इसने 2 क्षत्रियों को कूट दिया। आर्यवासन में छुरा फिर देता क्षत्रियों के ऊपर। सर्व छत्रांतक, सर्व क्षत्रिय अंतक, अगर हम लोग उसको तोड़े तो, है ना, तो क्या बना? सर्व छत्रांतक। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। He established a huge empire and adopt the title of Ikshatra, and adopt a title of Ikshatra। एकछत्र कहा जाता, तुम्हारा एक छत्र शासन है। आज भी बोला जाता है ना, अरे तुम्हारा तो एक छत्र राज है। एक छत्र मतलब सारे समाज, सारे इलाके का एक ही राजा। आज भी ये शब्द सुना ही होगा ना आप लोगों ने, एक छत्र, है ना। एक छत्र शासन है तुम्हारा, जाओ एक छत्र शासन करो। एक छत्र शासन मतलब क्या? तुम्हारे अलावा कोई भी राजा होगा ही नहीं, मतलब सब तुम्हारी ही शरण में होंगे, ठीक है। तो इसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? एक छत्र। इसे छत्री भी बोलते हैं, है ना, छपरी नहीं। छपरी इज अलग वर्ड, छपरी है छतरी। हाँ, टाइटल था इसका छतरी, छतरी, छोटा छतरी। तो मूवी देखी आप लोगों ने, तो छोटा छतरी, अच्छा छतरी वालों छे, छतरी छतरी। लिखेंगे, इसके 8 बेटे थे। हाँ, इसके 8 गो बेटे थे, बहुत रानियां वानियां होती थी। इसके 8 बेटे थे, है ना। He has 8 सन। धनानंद भी इसका एक पुत्र था। धनानंद was also his son। हाँ, धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक बना। धनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक। तो बताओ भाई, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, धनानंद लिखेंगे। और मौर्य अभी नहीं आएंगे, मौर्यों को आने में थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि मौर्यों के आने से पहले
एक तो ईरान के लोग आएंगे भारत पे अटैक करने, तो उनको हमको पढ़ना है, और दूसरा सिकंदर आएगा अटैक करने के लिए, तो उसको पढ़ना है। तो विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे पहले हम, फिर आएंगे मौर्य। ठीक है, क्या लिखवाया मैंने? धनानंद, हेडिंग है धनानंद, लिखेंगे। ही वॉज कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर, यह सिकंदर का समकालीन है। कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर, यह सिकंदर का समकालीन है, समकालीन है। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। Alexander attacked over the northwest region of India, northwest region of India in 326 BC during his time period. इसी के समय में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज कहा गया। किसको? धनानंद को, है ना। धनानंद डिस्क्राइब्ड एज द नेम ऑफ अग्रमीज इन द ग्रीक लिटरेचर। अग्रमीज described as the name of Agramees in Greek literature. ठीक है, यू अग्रमीज, मीज जेड, हाँ ठीक है। इसको क्या बोला गया? ग्रीक लिटरेचर में। मतलब ग्रीक लिटरेचर मतलब क्या? जो सिकंदर के साथ में जो लेखक आए थे उन्होंने इसका नाम अग्रमीज बताया। जैसे हम उसको बोलते हैं सिकंदर, अब सिकंदर को हम लोग सिकंदर भी लिख सकते हैं, पर उसको लिखा गया अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर और सिकंदर बिल्कुल अलग अलग है अगर नाम के हिसाब से देखे जाए। तो जिन लोगों ने सिकंदर को अलेक्जेंडर लिखा, उन लोगों ने धनानंद को क्या लिखा? अग्रमीज। तो उन्होंने बताया कि अग्रमीज और सिकंदर के बीच में कैसे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने इसे धनानंद बताया उन्होंने जो अलेक्जेंडर था उसको क्या बताया? सिकंदर बताया। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, पढ़ाया था ना मैंने, अरस्तु गुरु थे सिकंदर के। अरस्तु के पिताजी जो थे वो मैसेडोनिया के राजवैद्य थे, मैंने बताई थी ये बात। और मैसेडोनिया जो था उसके जो राजा थे उसका एक छोटा बेटा था, यही छोटा बेटा बाद में बड़ा होकर के क्या बनेगा? सिकंदर। तो राजवैद्य का जो बेटा था वो उसको पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी, अरस्तु को, एरिस्टोटल। तो ये अरस्तु जो है उस समय एक नई यूनिवर्सिटी खुली थी जो प्लेटो ने खोली थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था द एकेडमी। तो इसने अपने पापा से जिद की कि मेरे को यही मास्टर से पढ़ना है, प्लेटो से। बोले मत पढ़ यार, वो दिमाग खराब कर देगा तेरा। बोले नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक टीचर है, उससे ही पढ़ना है। बोले जा पढ़ ले। तो द एकेडमी में एडमिशन करवा दिया गया। किसका? प्लेटो का, अरस्तु का। प्लेटो तो टीचर है, तो प्लेटो किसका गुरु है? अरस्तु का। और अरस्तु किसका गुरु है? तो जब ये पढ़ करके निकल करके आया तो बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि अपने राजवैद्य से, जो डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर, उससे कहा तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ गया है। बोले हाँ, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने, वहां से पढ़ के अभी अभी आया, गरम गरम ग्रेजुएट है, भाप निकल रही है। तो बोले उसको बुलाओ बुलाओ, वो मेरे छोरे को पढ़ाएगा। तो इस तरीके से अरस्तु जो है वो किसका टीचर बन गया? सिकंदर का। कहां के राजकुमार? मैसेडोनिया। कहां के राजकुमार? मैसेडोनिया। तो उसने उसको पढ़ा दिया। अच्छा, आपको पता है कि
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो उसने बढ़िया राजनीति पढ़ाई और इसने इतनी राजनीति पढ़ ली कि इसने कहा पूरी दुनिया पे अपन ही राज्य करेगा। तो निकल गया विश्व विजय पर। काय पे निकला? विश्व विजय पर। सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकला था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब एक कहानी का जिक्र मिलता है कि जब सिकंदर विश्व विजय के लिए जा रहा था तो उसने अपने गुरु से कहा कि आपको, मैं जा रहा हूं भारत की तरफ कुछ करने, आपके लिए कुछ लेके आऊं क्या? बोले मेरे लिए तुम कुछ मत लाओ, अगर कोई विद्वान आ सकता हो तो उसे ले आना, क्योंकि मैं उससे चर्चा करना चाहता हूं। मैंने सुना है भारत जो है वो बहुत विद्वानों की भूमि है। किसकी भूमि है? विद्वानों की। तो कि कोई विद्वान अगर आ सकता हो तो उससे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। बोले ठीक है, कोशिश करूंगा। लौट के ही नहीं है। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन में जो है वो उसकी मृत्यु हो गई मात्र 32 वर्ष की उम्र में। किसकी? सिकंदर की। अब वो जिससे भी हुई हो, लू हो, दस्त हो, तो इससे ही मर जाते थे बड़े बड़े लोग। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, अग्रमीज। चल लिखेंगे, घनानंद ने जनता के ऊपर बहुत सारे कर आरोपित किए थे, है ना। धनानंद imposed several taxes on the public। यह एक अकुशल व्यक्ति था। He was a incapable king। He insulted चाणक्य in, नेक्स्ट पॉइंट है, in 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य killed घनानंद with the help of चाणक्य, with the help of चाणक्य killed घनानंद with the help of चाणक्य and establish मौर्यन डायनेस्टी। हिंदी में कहां से छूटा था ऋषि? अकुशल व्यक्ति था। अगला है, इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया और इन्हीं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की क्या की? स्थापना। समझ में आ गई? तो यहां पर जो है वो आपका अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट उसको के लिहाज से आप लोग देखेंगे। जो बौद्ध धर्म का एक लिटरेचर है जिसका नाम है सुत्त पिटक। नाम सुना है आपने? 3 लिटरेचर है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। नाम सुना ही होगा, उठा पिटक नहीं। तो बौद्ध धर्म का एक लिटरेचर है सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक में एक स्टोरी मिलती है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। इस थ्योरी का नाम है ओरिजिन ऑफ किंग, है ना, ओरिजिन ऑफ किंग। तो ये कहा जाता है इस कहानी में, मैं सिर्फ कहानी लिखवा नहीं रहा हूं, आपको केवल पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में राजा कैसे डेवलप हुए। मनुस्मृति में भी राजा की उत्पत्ति की एक कहानी है ना। वो मैंने एक बार आपको सुनाई है शायद, है ना, मनु वाली। ठीक है,
विश्वमान का बेटा। पर अब सुत्त पिटक की कहानी सुनो। सुत्त पिटक में ओरिजिन ऑफ किंग कैसे होता है? कहा जाता है शुरुआत में प्रकृति जो है उसकी सत्ता थी और मनुष्य जो है ना वो इस प्रकृति का दास था। मनुष्य प्रकृति से केवल उतनी ही वस्तुएं लेता था, उतना ही सामान लेता था जिससे उसका एक टाइम का खाना हो जाए। उसके बाद वो प्रकृति से कुछ भी नहीं लेता था। मतलब उसको केवल एक बार के भोजन के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी केवल उतना ही मिलता था। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, प्रकृति और फलती फूलती गई, व्यवस्थित होती गई और मनुष्यों की भी संख्या बढ़ने लगी। जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रकृति ने भी दिल खोल करके उस मनुष्यों पर लौटाना शुरू किया, क्योंकि प्रकृति को ऐसा लगता है आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उस पर सब कुछ लौटाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। प्रेम कभी भी कुछ चाहता नहीं है, वो हमेशा लुटाता है, कुछ रिवर्स नहीं चाहता। प्रेम में शर्त नहीं होती है, कंडीशंस नहीं होती है। जहां कंडीशन है वहां व्यापार है, वहां प्रेम नहीं। तो प्रकृति जो है वो मनुष्य से प्रेम करती थी और उसके ऊपर अपना सर्वस्व लुटा रही थी, लेकिन मनुष्य जो है ना उसमें लालच आ गया। क्या आ गया? लालच। जब तक मनुष्य केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से ले रहा था तब तक ठीक था, पर जब लालच आ गया तो इसने इस प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। लगातार शोषण हो रहा है, ठीक है। अब जब शोषण होने लगा तो इन मनुष्यों का नैतिक पतन हो गया। क्या हो गया? नैतिक पतन। और इसी नैतिक पतन के चलते एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो नैतिक हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जिसके ऊपर ईश्वर का वरदान हो। वो व्यक्ति जो है वो इन लालचियों के लालच को कंट्रोल करने का काम करेगा। और वो व्यक्ति किसके द्वारा चुना जाएगा? इन्हीं लालचियों के द्वारा चुना जाएगा। मनुष्य हमेशा लालची नहीं होता है, कभी कभी सही भी। मनुष्य समाज में सभ्य है, अकेले में हरामखोर है। समाज में सभ्य है। अभी देखो आप 4, 5, 10 लोग बैठे हों तो इतनी सभ्यता की बातें करेगा, इतनी सभ्यता की बातें करेगा मनुष्य, करता है ना। और जैसे ही अकेला हुआ तो 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? खैर, कई बार मैं बोलता हूं आपसे कि ताला जो है वो सिर्फ इसलिए है कि शरीफ आदमी शरीफ रहे। क्योंकि चोर जब भी चोरी करता है वो ताला तोड़ के ही चोरी करता है। तो ताला चोरों के लिए नहीं है, ताला किसके लिए है? शरीफों के लिए है, ताकि उनकी नैतिकता बची रहे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन लोगों ने, जनता के द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया और वो व्यक्ति जो है वो इन लोगों को कंट्रोल करने का काम करेगा। जहां पे भी ये ओवर लालची होंगे उनके ऊपर नियम कानून कायदे इंपोज करेगा, ठीक है। और बदले में इस व्यक्ति को जो है वो सारे के सारे लोग चावलों के कुछ दाने देंगे, ठीक है। वो चावल के दाने क्या होंगे? इसका टैक्स। क्या होंगे? कर। तो यहां से राजा की उत्पत्ति होती है। किसके अनुसार? ठीक है, ये सिर्फ मैंने कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था। आप रामायण और महाभारत को अगर आप देखते हैं तो आप उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। आप सोचिए महिला की स्थिति कितनी खराब रही होगी, कितनी खराब रही होगी कि एक महिला को जो है वो वस्तु की तरह जुए में हार दिया जाता है, हारा जाता है ना। कहा जाता है कि जब द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गए तो द्रौपदी ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या पहले आपने खुद को हारा था या पहले मुझे दांव पे लगाया था? तो बोलते कि पहले मैं खुद हारा था, मैंने खुद को दांव पे लगाया था पहले। पर जब आपने खुद को दांव पे लगा दिया और खुद हार गए आप, तो फिर मुझे दांव पे लगाने की जरूरत नहीं थी। और यदि कोई व्यक्ति स्वयं हारा हुआ है तो क्या उसे दांव खेलने की परमिशन होगी? हाँ या ना? जब खुद दास बन गया है तो फिर उसे दांव खेलने की जरूरत कहां पड़ेगी? तो आप अगर पहले खुद को हार चुके थे तो फिर मुझे हारने की आपको कोई जरूरत या मुझे दांव पे लगाने का आपको कोई अधिकार ही नहीं था। क्योंकि यदि आप खुद को हार गए हैं तो आप अपने साथ मुझे भी हार चुके हैं पहले, तो फिर आपको अलग से दांव लगाने की क्या जरूरत है? तो
तो आप उस समय की महिलाओं की स्थिति को समझिए जरा। लेटर वैदिक इरा में महिलाओं की स्थिति कितनी, उनका वस्तुकरण हो चुका था। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। महिला किस तरीके से हो गई थी, वस्तु की तरह। किस तरह से हो गई थी, वस्तु की तरह। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। खैर, जो ये सब चीजें यहां पर आ जाती है। नई हेडिंग है आपकी, प्राचीन भारत पर प्रारंभिक विदेशी आक्रमण, अर्लियर फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। फॉरेन इन्वेजन क्या बोलते हैं, इन्वेजन ना, अर्लियर फॉरेन इन्वेजन ऑन एंशिएंट इंडिया। देखेंगे, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश ने किया था। ईरान के हखामनी वंश ने किया था। The first foreign invasion of India was done by the king of Hakhamani dynasty. King of Hakhamani invasion of India was done by the king of Hakhamani dynasty. हाँ, Hakhamani। ठीक है। इसके ठीक बाद यूनानी शासकों के द्वारा आक्रमण किए गए। क्या हो गया, पेन नहीं है? अपनी समस्याओं को तुरंत बताओ, है ना। समस्या और रोग छुपाने से नासूर बन जाते हैं। ठीक है, आदमी कितना गलत करता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जब भी आप किसी को अपना पाप बताते हैं तो वो आपके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने जो है वो 100 मक्खियां मार डाली हैं, तो 50 मक्खी के मारने का दोष तुम्हारे ऊपर चला गया। अब ऐसे ही करके मैं सब लोगों को बताऊंगा, सब लोगों को कहा जाता है। इसीलिए बोला जाता है बुरा मत सुनो, क्योंकि बुरा सुनने से भी पाप होता है। तो अब आपने जब ऐसे 10, 12, 15 लोगों को बताया तो आपका पाप सबने बांट लिया। मैंने बताया 100, मैंने 100 मक्खियां मारी, 50 का तुमने बांट लिया। अब तुम किसी और को जाके बताओगे तो वो बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर मैंने इसको बता दिया तो 25 इसने बांट लिया, मेरे पास 25 ही बचा, 75 बांट चुका हूं। फिर मैंने उसको बता दिया तो 12.5 उसने ले लिया। फिर मैंने इनको बता दिया, फिर उनको बता दिया, ऐसे करके मैंने अपना पूरा बांट लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर पुण्य बताया जाता है तो पुण्य भी बढ़ जाता है, ऐसा कहावत है। अब देखो इंसान कितना बड़ा वाला है, पाप को छुपाता है और पुण्य को बताता है, और फिर बाद में सोचता है कि मोक्ष मिल जाए। किसी को आपने कभी दान में कुछ भी दिया हो तो तुरंत फोटो खिंचवा लेंगे, स्टेटस पे लगा लेंगे, फीलिंग लाइट टुडे, है ना, या कैप्शन लिखेंगे, कैप्शन अच्छा करके देखो, अच्छा लगता है। तो तुम देखो प्रोपोगेट किसको कर रहे हो? जिसे छुपाना चाहिए उसे तुम बता रहे हो, और जिसे बताना चाहिए उसे तुम छुपा रहे हो। कितना गलत कर रहे हो तुम। कुछ भी गलत हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना है, बताना है। क्यों? क्योंकि उससे वो खत्म होगा, कम होगा, उससे उसका असर कम होगा आपके ऊपर, है ना। ये हार्ट अटैक की संख्या इसीलिए बढ़ रही है, बताते ही नहीं है। इतना मतलब आपने इतना बड़ा दिल कर रखा है आपने कि उसमें सब आ सकते हैं,
जा कोई नहीं सकता, शेड्यूल बना रखा है आपने। समस्या है ना। चलिए, क्या बता रहा था मैं, इसके ठीक बाद यूनानी शासकों का आक्रमण हुआ, है ना। इमीडिएट आफ्टर दिस देयर वाज एन इन्वेजन बाय द ग्रीक रूलर। इमीडिएट आफ्टर दिस देयर वाज एन इन्वेजन बाय द ग्रीक रूलर, है ना। इसके तुरंत बाद कौन से शासकों का आक्रमण हुआ भारत पे? ग्रीक शासकों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, इन्वेजन बाय द हकामनी रूलर्स। हकामनी कहां के थे? ईरान के। वेरी गुड। और ईरान में भारत का कौन सा अभिलेख मिलता है, मतलब जिसमें आर्यों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है? बोगास खोई। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? बोगास खोई इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान विच डिस्क्राइब्ड अबाउट द आर्यन थ्योरी। और उसमें 3 देवताओं के नाम मिले, इंद्र, वरुण और मित्र। 3 देवताओं के नाम मिले। कौन सा अभिलेख? बोगास खोई। कहां पर है? ईरान में। ठीक है, कितने वर्ष पुराना है? 1400 वर्ष बीसी का है। कब का है? ईसा मसीह के हैप्पी बर्थडे से 1400 साल पहले का, 3500 साल पुराना, है ना, लगभग 3500 साल से भी ज्यादा का। ठीक है, कौन सा इंस्क्रिप्शन? बोगास खोई इंस्क्रिप्शन, राइट। ठीक है, तो हकामनी कहां के थे? ईरान के थे। लिख लेंगे, इन्वेजन बाय द हकामनी रूलर्स, है ना। हकामनी साम्राज्य के द्वारा किया गया आक्रमण। तो सबसे पहला आक्रमण भारत के ऊपर किसका हुआ? हकामनी रूलर्स का। किसका? यानी ईरान का। और अब से अब नहीं, ईरान का मध्यकाल में भी अटैक होगा भारत के ऊपर, वहीं से तो होगा, है ना। ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, क्योंकि इस समय मध्यकाल में इस वाले इलाके पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, तो वो अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तो इन्वेजन बाय द हकामनी रूलर्स या ईरानी रूलर्स लिखेंगे। हकामनी डायनेस्टी was founded by the Cyrus II। हकामनी वंश की स्थापना साइरस द्वितीय के द्वारा की गई थी। हकामनी डायनेस्टी was founded by the Cyrus II। हकामनी साम्राज्य की स्थापना साइरस द्वितीय के द्वारा की गई थी। साइरस द्वितीय के द्वारा की गई थी। और साइरस द्वितीय ने ही भारत पर आक्रमण का पहला प्रयास किया था। एंड साइरस सेकेंड मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इन्वेड इंडिया इन 558 BC। अटेम्प्ट टू मेक, अटेम्प्ट क्या बोला मैंने? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इन्वेड या अटैक ओवर द इंडिया इन 558 BC, 558 BC में, है ना, 558 BC। बट इट वॉज द फेल्ड अटेम्प्ट या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। बताओ भाई, भारत के ऊपर सबसे पहला फेल अटैक किसने किया? साइरस सेकेंड। साइरस सेकेंड कौन है? फाउंडर ऑफ हकामनी डायनेस्टी। और हकामनी डायनेस्टी का सेंटर कहां पर है? ईरान। कहां पर है? ईरान। कब किया था इन्होंने अटैक? 558। तो क्या उस समय हर्यक वंश का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था? नहीं हुआ था, क्योंकि 544 में होगा। कौन करेगा? बिंबिसार की बिंदुसार? बिंबिसार ना, बिंदुसार नहीं। ठीक है, चलिए, ये हो गया, लिख लो। साइरस सेकेंड एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था, है ना। साइरस सेकेंड was a very ambitious
रूलर, वेरी एम्बिशियस रूलर, है ना। साइरस सेकेंड एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, वेरी एम्बिशियस रूलर, जिसने थोड़े ही समय में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। In a very short time, he became the most powerful ruler of Western Asia. He became a most powerful ruler of Western Asia. है ना, कोई समस्या इसमें? चलिए नेक्स्ट है, साइरस के द्वारा सिंध देश के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई थी। साइरस कॉन्क्योर द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया, द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया in the west of Sindh country, in the west of Sindh country। क्या किया गया साइरस के द्वारा? नीचे दक्षिण में सिंध है ना, नहीं सिंध नहीं पता कहां है, ये पूरा भारत है, अब ये देखो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप अगर देखोगे तो इधर नीचे वाला जो इलाका है ना, ये वाला पूरा ये सिंध प्रांत कहलाता है, और यहाँ वाला इलाका बलूचिस्तान कहलाता है, ये इधर वाला है ना, सुतका गैंडोर का नाम आपने सुनी था, है ना। तो ये सिंध प्रांत है, ये यही सिंध प्रांत में ही तो कराची पड़ता था, जिसका पुराना नाम था देवल। कौन सा नाम था? देवल। और इसी देवल पे आपको पता होगा पहला कब्जा किया गया था मुस्लिमों के द्वारा, ठीक है ना। तो सिंध प्रांत के पश्चिमी क्षेत्र पर जो है उसने थोड़ा सा कब्जा कर लिया, सीमा वाले इलाके पर, ठीक है। चल नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, साइरस की मृत्यु के बाद, ऐसे लिखेंगे साइरस की मृत्यु, साइरस की मृत्यु नहीं, साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में दरबाइक नामक जनजाति के विरुद्ध युद्ध करते हुए हुई। दरबाइक नामक जनजाति के विरुद्ध युद्ध करते हुए हुई, है ना। साइरस डाइड इन कैस्पियन रीजन while fighting against the दरबाइक ट्राइब, दरबाइक ट्राइब, ठीक है। तो कौन सी ट्राइब के साथ में लड़ाई करते समय इसकी मृत्यु हुई? दरबाइक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी? दरबाइक लिखेंगे। साइरस की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कैम्बिसोज सेकंड शासक बना। आफ्टर डेथ ऑफ साइरस, साइरस कौन सा? सेकंड। आफ्टर डेथ ऑफ साइरस सेकंड, हिज सन कैम्बिसोज बिकम द रूलर। कैम्बिसोज, कैम्बिसोज है ना, कैम्बिसोज बिकम, हाँ, CAMBYSOS, सोस से लिखा जाता है ना, CAMBYSOS, कैम्बिसोस। कैम्बिसोस के साथ में भी लिखेंगे सेकंड बिकम द
ruler. But in this time there was no expansion of Hakamani dynasty towards the India. But in this time there was no expansion of Hakamani dynasty towards the India. ठीक है, तो कैम्बिसोस के टाइम पीरियड पर इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अटैक नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का कोई भी क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। किस तरफ? इंडिया की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्तराधिकारी दारा फर्स्ट बना। इसका उत्तराधिकारी किसका? कैम्बिसोस का, है ना। कैम्बिसोस सक्सीड बाय दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट बना, जिसके समय में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया। Who get the credit for the first successful invasion of India? Succeed by Dara first. Dara first. Who get the credit of credit for लिखेंगे, credit for the first successful invasion of India या first successful attack of India। हाँ, जो भी, चल इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई तकलीफ है? तो हमारा आज तक का जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने क्या देखा है भाई, कि जो शिशुनाग वंश था उसने किस तरीके से शासन किया। उसके बाद हमने देखा नंद वंश का शासन पूरा। ठीक है, कुछ हमने वहां की सामाजिक स्थितियों पर भी चर्चा की, है ना, और मगध का उत्कर्ष कैसा हुआ उस पर भी हमने डिस्कशन किया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि भारत पर अर्लियर अटैक कैसे कैसे हो रहे हैं, है ना, विदेशी आक्रमणकारी कैसे कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहला अटैक जो इंडिया पर हुआ था वो किसने किया? ईरान ने। ईरान में भी किसने? साइरस सेकंड ने। साइरस सेकंड कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? हखामनी। ठीक है, हखामनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? साइरस सेकंड। ठीक है, फिर इसका जो पोता है दारा फर्स्ट, वो पहला सक्सेसफुल अटैक करता है इंडिया के ऊपर, पहला। ठीक है, कौन? दारा फर्स्ट। ठीक है, हाँ दारा फर्स्ट है ना। चल इतनी हमने देख लिए, इसके आगे की कहानी हम लोग अब कल देखेंगे, है ना। अभी आपका 1-2 मिनट का जो है आपको ब्रेक मिल जाएगा, उसके बाद सर का लेक्चर हो जाएगा। और क्या 12 बज गए हैं, 12:05 तक तो आ ही जाएंगे संभवतः सर।